नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 24 फरवरी का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 24 फरवरी का ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, जो कि अगर हम बात करें सेट का तो ये हमारा सेट नंबर 19 है, यानी कि 19वां सेट है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, 3800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 2128 रुपये में बेचने पर दिया जाने वाला छूट परसेंट कितना है। यानी कि अंकित मूल्य 3800 है और 2128 में बेचा, तो कितने का अंतर यहाँ दिया है, यानी कितने का छूट यहाँ दे रहा है। तो देखिए, 3800 और यहाँ 2128 है, तो 38 और 22 में अंतर देगा। 38 और 22 में कितने का अंतर आएगा, 16 का अंतर आएगा। फिर यहाँ कितना है, 2128 है ना, 100 में 28 क्या 72, यानी कि 1672 का क्या आया, अंतर आया। 1672 का अंतर, यानी 1672 का छूट दिया किस पर, 3800 पर। किस पर दिया, 3800 पर छूट दिया। क्या पूछ रहा है, परसेंट, तो इसलिए परसेंट पूछेगा तो 100 से गुना, 100 से गुना। 0 यहाँ से ख़त्म। और ये देखिए 2 से कटेगा कितने बार में, ये देखिए 2 से कटेगा ये 19 बार में, और ये 2 से कटेगा 16 8 बार में, 12 बार 36 बार में, 836। ये 19 से कट जाएगा, देखिए 19 से कटेगा, यहाँ 83 है। 76 आपका 4 बार में, फिर शेष 7 50, फिर 76 आपका 4 बार में, यानी कि 44, यानी कि 44% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। यदि उसकी इसकी ऊंचाई 30% कम की कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम ऐसा करेंगे, दोनों का आयतन को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कितना का वृद्धि हो रहा है। तो पहला आयतन देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH। ये आपका पहला आयतन हो गया, पहला आयतन। और जो नया बनेगा उसे हम LBH, हम उसे बड़ी में मान ले रहे हैं, कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H, ये मान लिए, ठीक है। अब दोनों का हम कंपेयर कर देते हैं, परसेंट निकालते हैं। तो देखिए, पुराना वाला क्या है, हमें इसमें वृद्धि पूछा है, नया वाला यहाँ दे, तो घनाभ में के आयतन में कितने की वृद्धि हुई, यानी कि ये वाला नया वाला हुआ। तो नया वाला का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, LBH, यानी पुरनका से कंपेयर कर रहे हैं। तो पुरनका का हमें जो परसेंट निकालना है, यानी कि जो नया वाला जो बनेगा, ये जो नया वाला जो ये बन रहा है घनाभ, तो नया वाला पुरनका का क्या परसेंट है, ये जो नया वाला है, नया वाला जो आयतन है, ये पुरनका का कै परसेंट है। तो पुरनका वाला कितना है, LBH, तो इसका कै परसेंट है, कै परसेंट, इसलिए 100 से गुना क्या करेंगे, क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुना, 100 से गुना। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कै परसेंट है वो हम निकाल रहे हैं, कै परसेंट है निकाल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कै परसेंट है। तो ये नया वाला का देखिए, नया वाला का ऊपर में क्यों नया वाला है, तो यहाँ 50 की वृद्धि, तो यानी कि लंबाई कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ पर कलर को पहले बदलते हैं, यहाँ पर ऊंचाई कितना हो गया, 150 हो गया, क्योंकि 50 की वृद्धि हो रहा है। और चौड़ाई क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, यानी कि 120 हो जाएगा, 120। और ऊंचाई को 30% कम, यानी कम करेगा तो 70 हो जाएगा। अब पुरनका वाला तो वही रहेगा, इसमें सब में तो 100 रहेगा, क्योंकि हम सबको 100 ही मान लेंगे, सबको क्या मान लेंगे, 100 ही यहाँ पर मान लेंगे, ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। क्या मान लेंगे, सबको 100 मान लेंगे, और यहाँ पर क्या 100 है, ठीक है। देखिए यहाँ से 0 यहाँ से ख़त्म, और यहाँ से 3 गो 0 जो है यहाँ से ख़त्म, ठीक है। अब ये जो है 5 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 6 बार में। 6 गुना 3 गुना 6 18, 18 गुना 7 126, यानी कितना परसेंट है, 126। कितना परसेंट है, 126%। तो क्या बोला, वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100 था, 100 से कितना हो गया, 126 हो गया। 100 से कितना हो गया, 126, यानी कि 26% की क्या हुई, वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है, 26% की यहाँ पर क्या हुई, वृद्धि हुई है। 26% की यहाँ पर जो है वृद्धि यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है। सीधा जो है, जो भी नया घनाभ रहे तो नया घनाभ बटे पुरनका घनाभ, नया घनाभ बटे पुरनका घनाभ, और उसका परसेंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कितना वृद्धि हो रहा है या कितना कम हो रहा है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए, 20 और 60 का एलसीएम देखें, तो 20 और 60 का एलसीएम कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, यानी काम को हम 60 मानते हैं, यानी कुल काम कितना है, 60 है, ठीक है। अब B1 B2 को देखिए, B1 प्लस B2 को यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर B1 B2 क्या हो रहा है, 20 दिन में क्या कर रहा है, काम को पूरा कर रहा है।
तो 20 दिन में कितना काम, 60 काम। तो एक दिन में क्या काम, तो 60/20 यानी कि एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, यानी कि दोनों का क्षमता क्या है, 3 है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब B2 का देखिए, B2 का यहाँ अकेला दिया है, B2 का कितना है, ये 60 दिन में काम कर रहा है, और काम कितना है, 60 काम है। तो इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है। अब देखिए हमें B1 का बताना है, B1 का। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर B2 को निकाल दें तो B1 का निकल जाएगा, निकालने का मतलब माइनस। तो यहाँ देखिए 3 में 1 गया, क्योंकि B1 का 1 है, तो 3 में 1 गया 2, यानी कि B1 का क्या निकला, B1 का क्या निकला यहाँ पर 1 काम, सॉरी 2 काम, 3 में 1 गया 2, यानी कि 2 काम ये कर रहा है एक दिन में। अब काम कितना है, 60 है, कुल काम है 60, और क्षमता कितना है, कुल काम क्षमता कितना है, 2 का क्षमता है, तो 60/2, तो 60 का आधा 30, यानी कि 30 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जब भी लगातार होता है, यानी कोई भी संख्या जब लगातार दिया जाता है, तो औसत में क्या होता है कि उसके पहला उसका अंक रहेगा, मतलब पहला जो संख्या रहेगा, और अंतिम संख्या, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसे हम प्लस करके 2 से जो भाग देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, औसत, यानी कि एवरेज निकल जाएगा, संख्या का एवरेज ये निकल जाएगा। और या फिर संख्या का बीच में, जैसे कोई संख्या लगातार है, अगर संख्या जैसे 25 है, अगर संख्या ये विषम रहे, अगर विषम रहे, तो बीच में जो संख्या आएगा, जैसे देखिए 25 है, तो ये साइड में 12 संख्या और ये साइड में 12 संख्या, तो बीच में कौन संख्या आएगा, बीच में 13 नंबर में जो संख्या आएगा, ये जो 13 नंबर में जो भी संख्या आएगा, तो वो हमारा जो औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं, पहले हम इसे देखते हैं। पहले अब देखिए 25 को फिलहाल के लिए थोड़ा देर भूल जाइए, अब 13 को देखिए, यहाँ 13 संख्या है, क्या है, 13 संख्या है, और इसका औसत कितना 39 है। तो यहाँ पर औसत हमें 39 दिया है, 39 दिया है। अब देखिए पहला संख्या को हम ए मानते हैं, ठीक है, पहला संख्या, तो 13वां संख्या क्या होगा, ए प्लस एल है, तो एल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहला संख्या अगर ए है, जैसे आप ऐसे समझिए, उदाहरण से समझिए, ठीक है, यहाँ पर जो है उदाहरण से यहाँ पर समझिए, देखिए पहला संख्या, देखिए जैसे पहला संख्या अगर 1 है, यहाँ देखिए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या क्या 1 है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा संख्या 3 है, यानी सब में 1 का अंतर है। तो देखिए अगर हमें कहें, जैसे पहला संख्या 1 हमें पता है, लेकिन तीसरा संख्या में पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो तीसरा संख्या करने के लिए क्या करेंगे, 1 में जो कितना प्लस करेंगे, 1 2 3, 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है ना, 3 में 1 कम करके 2 प्लस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, निकला ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी संख्या कैसे निकाल देंगे, उसमें 1 माइनस करके प्लस कर देंगे, वो तो संख्या निकल जाता है, अगर जो है क्रमागत रहे तो। क्योंकि यह क्या है, क्रमागत है, इसलिए क्या करेंगे, 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 होगा, तो a + 12, यानी l का जो वैल्यू होगा, ये जो l का यहाँ पर वैल्यू होगा, l बराबर क्या होगा, a + 12 हो जाएगा, a + 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a + 12/2, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर a और a 2a हो गया, और यहाँ 12 है, और देखिए 2 उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना होके 78 होगा, और यहाँ पर कितना है, 2a बराबर कितना होगा, प्लस यहाँ 12 भी है ना, +12, 39 × 2 78, ठीक है। अब 2a बराबर 78 में 12 गया, कितना होगा, 78 में 12 गया 66, तो ये 2 से कटेगा कितने बार में, 33 बार में, यानी कि a का वैल्यू क्या निकला 33, और ये जो a है हमने क्या निकाला 13 वाला संख्या का, तो ये 13वां संख्या क्या है, a है, 13वां संख्या क्या a है, हम क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे थे ना। और हमने क्या बताया था कि अगर हम 13वां संख्या निकाल लेंगे तो इसका जो है औसत यहाँ पर निकल जाएगा, इसका जो औसत क्या होगा यहाँ पर जो है निकल जाएगा, औसत क्या होगा यहाँ पर निकल जाएगा, औसत क्या होगा यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये तो औसत कितना निकल गया, कितना 33, तो नहीं a का वैल्यू क्या है 33, यानी इसका औसत भी क्या होगा 33 ही होगा, इसका औसत क्या होगा 33 ही यहाँ पर होगा, 33 ही होगा। और आप इसका पहला संख्या और अंतिम संख्या में निकाल के कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें जो जल्दी में चलना है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के औसत अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज किए गए थे। उन छात्रों के अंकों का सही औसत कितना है, तो सही औसत बताना है। तो देखिए औसत कितना है, 190 है, 190। अब देखिए कितना है 64 के स्थान पर, यानी कि होना कितना चाहिए 64, और यहाँ क्या है कम है,
यानी कम है, तो इसका मतलब क्या है, होना कितना चाहिए 64, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। जब ज़्यादा होना चाहिए तो औसत भी ज़्यादा होगा ना, जब यह अंक ज़्यादा होना चाहिए तो औसत भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे। अब देखिए कितना ज़्यादा, 64 के आसान पे क्या है 46 है, यानी कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो कितने का अंतर 18, यानी 18 ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस 18 करेंगे, प्लस 18। अब ये जो 18 है ये 18 में बटेगा, क्योंकि संख्या का है, छात्र का है 18 को, ये जो 18 है तो 18 में बटेगा, तो बटे 18 करेंगे। अब तो 18 बटे 18 यानी 1, तो 190 और 191, यानी कि जो नया औसत बनेगा क्या बनेगा 191, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनिल और विकास की आय का अनुपात जो है 8 और 5 है। यदि विकास के अनिल का ऐसे 3,000 रुपये कम है तो अनिल और विकास का कुल आय, तो कुल आय बताना है, यानी अनिल का 8 है और विकास का 5 है, तो कितना कम है, यहाँ देखा 3 का क्या कम है, 3 का कम है, लेकिन रुपये में कितना है 3,000, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 3,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा 1,000, कितना हो जाएगा 1,000, कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, दोनों का योग है, तो 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 13, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, जब 1 का वैल्यू 1,000 है तो 13 का वैल्यू 13,000। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल जो है 10% काम पूरा हुआ। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से क्या है 50% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर 8 दिन में क्या काम कर रहा है 10% है, तो इसका मतलब पूरा काम तो 100% है, तो 100% काम करने में क्या दिन लगेगा, 100% काम करने में तो 80 दिन लगेगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 का 10 गुना क्या होगा 100 होगा, तो इसलिए यहाँ भी 10 गुना होगा। यानी कि पायल जो है, यहाँ पर पायल है ना, पायल जो है किसी काम को कई दिन में करता है, ये कर रही है, ये जो यहाँ पर कई दिन में कर रही है 80 दिन में, कितने दिन में 80 दिन में, 80 दिन में। और ये जो है यहाँ पर ये पिंकी जो है, ये जो पिंकी है ये कई दिन में, तो ये जो है इससे क्या है 100 मतलब 50% अधिक कुशल है, 50% का है कुशल है। तो जब यहाँ कुशल दिया रहे, क्योंकि क्या है कुशल है, तो कुशल का मतलब क्या होता है कि मतलब उससे कम समय में काम को पूरा करेगा, कम समय में काम को पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि हम ये जो 80 यहाँ पर दिन दिया है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए, यानी कि देखिए नॉर्मली हम परसेंट कैसे निकाल रहे हैं, जैसे किसी का परसेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे x का 50% है, क्या कहते हैं 50/100 करते हैं, ये हम करते हैं। लेकिन हम इसमें उल्टा करेंगे, ये 100 को ऊपर करेंगे और 50 को नीचे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षमता अधिक का मतलब क्या होता है, यानी कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये 50% अधिक कुशल है इसका मतलब कम समय लगेगा, तो 80 का 50, तो यानी कि 80 गुना 100/150, 100/150 ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ देखें ये कटेगा कितने बार में, यहाँ 3 बार में कटेगा, सॉरी यहाँ 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो 80 गुना 2 कितना हुआ, 80 गुना 2 160, और 160 यहाँ 160/3, यानी कि ये जो है 160/3 दिन में काम को पूरा ये कर रही है। तो दोनों का क्षमता आप निकाल लेते हैं, तो दोनों का क्षमता देखिए, तो यहाँ क्षमता की 160 यहाँ कुल काम निकला, अब क्षमता देखिए, तो ये 80 है, यानी कि 2 काम एक दिन में, और ये एक दिन में 3 काम। ठीक है, एक दिन में 2 काम और एक दिन में 3 काम। देखिए क्षमता ये 50% दिखा है ना, देखिए ये पायल का कितना है 2 है और पिंकी का कितना है 3 है, क्या ये 50% अधिक है, यहाँ देखिए है ना 50% अधिक। ठीक है, 50% अधिक है। ठीक है, अब बोला है शेष काम, तो ये देखिए काम तो 10% यहाँ हो ही गया, तो 16 में 160 में 10% हो गया, यानी कि 16 काम हो गया, तो बचा कितना, अगर यहाँ पर 10% काम को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 144 काम बचा, काम कितना बचा 144 काम यहाँ बचा। ठीक है, अब जो है दोनों काम, ये काम दोनों को मिलके करना है ना, तो दोनों मिलके क्या काम करेगा 2 और 3 5, तो 5 काम एक दिन में, तो 144 काम कई दिन में, तो 144/5 हो जाएगा, 144/5 हो जाएगा। तो 144 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार में घटेगा, तो 5 से भाग देने का नियम होता है डबल करके एक अंक के बाद दशमलव, तो 144 का डबल 288 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 28.8 दिन में क्या करेगा काम को पूरा कर देगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
120 और 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए लघुत्तम में पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये देखिए। अब क्या ये सभी से विभाज्य है, तो हाँ इससे विभाज्य, इससे विभाज्य, इससे विभाज्य, इसका मतलब यही इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ इसे देखें, तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 2/1 × 3 है, और इसमें आप देखेंगे तो देखिए जैसे इसमें देखिए बीच में 2 आएगा, तो मतलब इसमें 2 का क्या है, गैप है। और इसमें भी क्या है, जैसे यहाँ 3 है 5 है, यहाँ पर 4, मतलब 4 इसमें नहीं, यानी 1 अंक छोड़ के, 1 अंक क्या है, छोड़ के है, 1 अंक क्या है, छोड़ के यहाँ पर है, इस तरह से। तो देखिए इसे हम अलग अलग करते हैं। अगर हम देखिए 1/1 करें माइनस 1/3 करें, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ फिर देखिए गुना 3 - 1 बराबर कितना आया, 2/3 आया। और 3 को तो हम 2/1 × 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि हम इसे जो है इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम सभी को इस रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 2/1 × 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस 1/3, ये हो गया। प्लस अब आगे देखिए यहाँ भी 1 नीचे क्या 3 है, 3 माइनस 1/5, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब आगे देखते हैं, इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, प्लस है ना, तो यहाँ पर 1/45 माइनस 1/47। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले प्लस वाले को ख़त्म करेगा, और ये माइनस वाले जो आगे जो आएगा, क्योंकि आगे तो यही आएगा यहाँ, यानी यहाँ पर ये ख़त्म करेगा। यानी कि इसमें हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो पहला वाला संख्या का ये वाला बचा ही रहेगा, ये वाला बचा ही रहेगा। और क्या होता है, पहला वाला संख्या ये बचा रहेगा, और ये जो है इसका अंतिम वाला इसका पहला को ख़त्म करेगा, यानी कि इसका पहला अंतिम वाला अगले वाला जो आएगा उसका पहला वाला को ख़त्म करेगा। और ये यहाँ भी वही है, तो यानी कि अंतिम वाला जो संख्या है उसका पहला वाला ख़त्म हो जाएगा। तो अंतिम वाला संख्या क्या ये है, तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पहला वाला क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये पहला वाला बचेगा और अंतिम वाला बचेगा। ठीक है, तो अंतिम वाला कितना है, -147। तो यहाँ पर तो 47 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 47 होगा। कोना कोनी गुना 47 में गया 46, यानी कि 40/47, 40/47, जो कि यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्या करना है, देखिए 1/1 यहाँ देखना है, 1/1 लिखना है, ये पहला वाला का और अंतिम वाला का लिखना है। यहाँ देखिए इसे लिख देना है, तो -1/47, इस तरह से कर देना। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे जो है 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। तो देखिए क्या बोला, 60 और 90 को भाग देने पर, इसका मतलब इसका महत्तम निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोला, महत्तम। लेकिन क्या है, कंडीशन है, शेष बचना चाहिए। तो 60 में अगर हम 60 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 60 में 2 गया, यानी कि 58। और 90 में कितना, 3 बचेगा, तो 90 में 3 क्या, 87। अब इन दोनों का महत्तम निकाल लेंगे, तो 58 और 87, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, तो देखिए 58 29 में जो है, ये 29 में 58 भी है और 87 भी है, यानी कि दोनों का क्या निकला, 29। यानी कि अगर हम 29 से भाग देंगे दोनों को, तो यहाँ शेषफल 2 और 3 बचेगा, 2 और 3 बचेगा। ठीक है, जो कि 29 आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर का देखें तो इसका महत्तम बोल रहा है, यानी कि ऐसे बोल रहा है, कितना है, 27/50, 9/20, 6/25। तो जब भी बटे वाला रहे तो महत्तम बोल रहा है, तो जिसका जो भी बोलेगा तो ऊपर वाले का हम वही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का महत्तम, जैसे कि अगर लघुत्तम का था तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल दे, लेकिन महत्तम बोला तो ऊपर वाले का महत्तम। तो इसका महत्तम देखिए 27, 9 और 6 का, इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इस देखिए अगर हम इसमें 6 को लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 क्या सभी से विभाज्य है, तो सभी से विभाज्य नहीं है। अब 6 का था 3, अब 3 जो है सबसे क्या है, विभाज्य है, तो इसका महत्तम क्या निकला, 3 निकला बटे। अब नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, यानी कि लघुत्तम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम। तो 50, 20 और 25 में एलसीएम देखिए क्या है इसमें, तो किसे कटेगा, देखिए 50 को देखिए 50 या सभी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 50 का डबल 100, तो 100 जो है 50 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, यानी कि इसका लघुत्तम कितना निकला, 100। यानी कि इसका ओवरऑल इसका महत्तम समवर्तक 3/100, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो लाभ %। तो देखिए CP
CP, MP और SP। अगर CP 100 है तो MP कितना है, क्रय मूल्य का 250 पर, यानी क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है, 250 है। अब इसमें क्या कहता है, 50 का छूट, यानी 50% यानी आधा का छूट दे रहा है। तो 250 का था कितना होगा, 125 होगा, यानी 125 का छूट दिया, ठीक है। तो 250 में 125 गया, यानी 125 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 125 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब यहाँ देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 25 का लाभ हो रहा है। कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर 100 से हो रहा है, इसलिए 25% का लाभ यहाँ हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ एक्स वाई का अनुपात दिया, तो हमें इसका बताना है, ठीक है। तो देखिए जेड और डब्ल्यू का देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स 2x और 5y दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एक्स का मान सेट करना है। तो एक्स का मान कितना, 3 है, तो 3 गुना 2 कितना होगा, 3 गुना 2 यहाँ पर कितना होगा, 6 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 6 हो गया अनुपात। अब देखिए वाई का मान कितना, 5 है, तो 5 गुना 5 25, 6 अनुपात 25 है। अब इसे देखिए एक्स और जेड को, तो एक्स और जेड का यहाँ कितना है, एक्स का 3 है और जेड का 6 है, तो 6 18 अनुपात। अब वाई डब्ल्यू का देखिए, वाई का कितना है, 5 है और डब्ल्यू का 25, डब्ल्यू का यहाँ पर 25, तो 25 गुना 5 125, यानी कि 18 अनुपात 125, जो कि यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं। आगे देखिए, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार लिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में इतना रुपया और 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया जो है मूलधन। तो मूलधन कितना का बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी अगले जैसे देखें, जैसे पहला वर्ष जैसे कि 10% मानते हैं, 10% दर हम मानते हैं, जैसे कोई चीज़ 100 है, तो अगला वर्ष जो होगा तो ये 110 होगा। अब ये अगला वर्ष जो आएगा तो इसके लिए जो है ये 110, ये मूलधन का काम करेगा, ये जो है मूलधन का काम करेगा अगले वर्ष के लिए। क्या करेगा, अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, ठीक है। तो इन दोनों जगह 3 है और 4, यानी 1 वर्ष का अंतर है। तो ये जो है ये 14,641, तो ये जो है इसके लिए 13,000 जो है ये मूलधन का काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो इससे हम दर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, दर यानी कि परसेंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है। तो इन दोनों में अंतर देखिए, 13,310 में और यहाँ 14,000, तो यहाँ 1,000 तो यहाँ हो गया, और यहाँ कितना है 300 और यहाँ 600, यहाँ 300 हो गया, और यहाँ 10 है और 41, तो 41 में 10 गया 31, यानी 1331 का क्या अंतर है। तो 1331 का ब्याज मिल रहा है किस पर, 13,310 पर मिल रहा है। तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 100 पर कितना मिलेगा, 0 0 यहाँ से खत्म और ये कटेगा, ठीक है। यानी कि 10%, दर कितना निकला 10%, दर कितना निकला 10%। हमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या है, 3 वर्ष पहले का, 3 वर्ष पहले का हमें यहाँ पर निकालना है, 3 वर्ष पहले का यहाँ पर निकालना है, और 3 वर्ष के अंत में कितना है ये है, तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा वो हमें बताना है। तो 10% है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसे हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि कोई चीज़ 10 है तो 10 से क्या होता है 11 ब्याज मिलता है, 10 से क्या हो जाता है 11 हो जाता है, मतलब 11 मूलधन मतलब मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन। समय कितना है 3 वर्ष है, तो जय वर्ष रहे उतने हम पावर दे देंगे, जय वर्ष उसने पावर, तो 3 वर्ष है इसलिए पावर 3, दोनों पे पावर 3। तो यहाँ पर पावर 3 देंगे तो 1000 होगा, और यहाँ पर पावर 3 देंगे, 11 का क्यूब होता है 1331, और 1331 का वैल्यू यहाँ कितना है 13,310, यानी इसका वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 13,310, जो कि आप लोग अगर देखेंगे तो क्या है 10 गुना है, इसका क्या है 10 गुना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 गुना है, तो ये भी तो यहाँ पर 10 गुना होगा ना, तो इसका 10 गुना कितना होगा, यहाँ पर 1,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना निकला 10,000, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक बस अपने निर्धारित समय से जो है 60 मिनट देरी से रवाना होती है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए अपने समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की जो है बस की समान चाल, तो समान चाल यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर जो होता है x गुना वाई बटे x माइनस वाई गुना टी। ये जो टी है, टी मतलब समय का अंतर, ये पूरा समय नहीं है, समय का अंतर है, ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितना है
तो दूरी यहाँ पर देखें 150 है, कितना 150 है, बराबर है। अब एक्स वाई क्या है, यानी कि अलग अलग जो चाल है, तो एक्स वाई का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि यही तो हमें निकालना है, एक्स वाई का मान पता नहीं है, तो ये लिखते हैं। अब एक्स वाई में अंतर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, यानी दोनों का अंतर कितना है, क्या है, 5 है, तो बटे 5 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, गुना। अब समय कितना है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है, क्या है, 1 घंटा, यानी 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर क्या होगा, एक्स वाई बराबर 150 गुना 5 कितना होगा, तो 15 गुना 5 75, यानी कि 750। अब यहाँ देखिए 750 को ऐसा तोड़िए, 750 को ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों का अंतर कितना हो, 5 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम इसे 25 गुना 30 करें तो 25 या 75, हाँ, क्या दोनों में 5 का अंतर है, तो हाँ दोनों में क्या है, 5 का अंतर है, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 30 निकला। हमें पूछ रहा है समान चाल। अब ये बताइए समान चाल कम हो रहेगा या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वृद्धि किया जाता है, समान चाल में क्या करता है, 5 की वृद्धि किया जाता है, तो वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब समान चाल कम है, तो कम है, तो कम वाला कौन है, 25 वाला कम है, और 30 वाला क्या है, ज़्यादा है। तो कम, हमें समान पूछ रहा है, तो समान क्या है, कम है। अगर यहाँ धीरे होता, अगर यहाँ लिखा था धीरे, तब हम अधिक वाला को लेते हैं, लेकिन क्या है, वृद्धि है, तो हम कम वाला को लेंगे, क्योंकि समान चाल पूछ रहा है, समान चाल पूछ रहा है, तो समान चाल कितना होगा, कम वाला होगा, तो कम वाला क्या है, 25 है, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि जो 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी का मतलब जैसे कोई चीज़ 100 है, तो 100 का 3 गुना 300, यानी कि कितने की 200% का क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ, 200% का वृद्धि हुआ। तो 24 साल में क्या हुआ, 24 साल में 200%, तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में कितना होगा, तो हो जाएगा 200/24 हो जाएगा, 200/24। ये जो है 8 से कटेगा 25 बार में, और ये 8 से जो कटे बार 3 बार में, तो 25/3, तो 24 आता तो 8 बार में कटता है, शेष फिर 1 बचेगा, फिर 1/3 का मतलब यानी कि 8.33 ये चलते रहेगा, यानी कि 8.33% जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में जो 120% की वृद्धि हुई है, और वृद्धि जो है 720 है, तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य, तो देखिए 120 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितना है, 720 है, यानी कि 120% का वैल्यू कितना है, बराबर कितना है, 720 है, ठीक है। ये यहाँ पर है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू, तो यहाँ देखिए 1% का वैल्यू ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में, कितने बार में, 6 बार, यानी 1% का वैल्यू क्या निकला, 1% का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला, 1% का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य। तो देखिए पहले टमाटर 100 था, फिर क्या हुआ, 120 की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 220 हो गया, कितना हो गया, 220। तो हमें इस 220% है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 220 का कितना होगा, जब 1 का वैल्यू 6 है, तो 220 का, तो 220 गुना 6 हो जाएगा, 22 गुना 6 कितना होता है, 32 होता है, 132 होता है, और यहाँ एगो 0, यानी कि 1320, जो कि नया मूल्य आएगा, नया मूल्य क्या होगा, 1320 हो जाएगा, नया मूल्य 1320 है। अगर पूछता पुराना मूल्य पूछता तो हम 100 का निकालते हैं, तो 100 का निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 600 होता है, ठीक है, यानी कि पुराना मूल्य 600, नया मूल्य 1320, ठीक है। आगे देखिए, रमेश एक वस्तु को जो है 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट है। यहाँ पे देखिए CP और SP का खेल है, CP SP कितना है, 236 में क्या करता है, बेचता है, तो 46 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि इसमें अगर 46 को माइनस करें, तो 236 में 46 को माइनस करेंगे, यानी 190 में क्या कर रहा है, बेच 190 में खरीदा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या 190 है। अब लाभ परसेंट है, तो लाभ तो यहाँ 46 का हो रहा है, कितने पर, देखिए लाभ यहाँ नहीं, जब ये होता है क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना 190 है, परसेंट बोल रहा है, इसलिए 100 से गुना, 0 0 यहाँ से ख़त्म, यहाँ से हो जाएगा 460/19, 460/19 बराबर, यहाँ पर जो है 46 है, तो 38 आपका 2 बार में, फिर शेष 80 बचा, 8 बचा, फिर 80 जो है 76 आपका 4 बार में, 24 पॉइंट, फिर आपका शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 38 आपका जो है 2 बार में, 24/2 आया ना, तो बस हो गया काम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए,
एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 560 रुपये। यदि लाभ परसेंट 35% है तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ भी CPSP का खेल है। CP अगर 100 है तो क्या हो रहा है 35 का लाभ, यानी कि SP कितना 135 है। SP क्या है 135 है। इन दोनों का अंतर कितना है 35 का अंतर है, ठीक है। और 35 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 560 है, 560। तो 35 का वैल्यू क्या हो गया 560। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 560/35 होगा। हमें क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो बस विक्रय मूल्य पूछना है, गुना कर देना है। तो विक्रय मूल्य कितना 135। तो 135 का वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा 135 गुना 560/35, जो कि ये जो है 5 से कटेगा ये 7 बार में, और ये 5 से कटेगा कितने बार में 5 से कटेगा ये जो है 27 बार में। कितने बार में 27 बार में। और ये 7 से यहाँ पर जो कटेगा कितने बार में 56 है यहाँ पर 8 बार में, यानी 80। तो 27 गुना 80 कितना हुआ 27 गुना 8 करेंगे 216 और एगो जीरो, यानी 2160। विक्रय मूल्य क्या निकला 2160। विक्रय मूल्य क्या निकला 2160, ठीक है। इसमें इस्तेमाल करने का जरूरत भी नहीं था। इसमें क्या करना था 35% दिया, सीधा हम ये लिखते हैं 35%, डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछा है तो 35 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 135 में बेच रहा है, तो यहीं पर हो जाता है काम खत्म, ठीक है। तो 560/35 गुना 135 हम ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो समझाने के लिए करना पड़ता है। तो इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए अंतिम सवाल बचा है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या जो 2.1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो 2/3 पाई का मान 22/7 गुना ये जो है 2.1 क्यूब है, तो 3 बार लिखेंगे 2.1 गुना 2.1। 7 से कटेगा 0.3 बार में, और 3 से कटेगा 0.1 बार में, ठीक है। 2 गुना 22 44, 44 गुना 1 44 गुना 0.1 यानी 4.4 गुना, अब 21 गुना 21 441 यानी 4.41, यानी कि लगभग 4.4 गुना 4 है, ठीक है। यानी कि 44 गुना 44 करते हैं तो 44 का स्क्वायर कितना होता है, ये ठीक है 44 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का आसान तरीका ये क्या होता है, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, ठीक है। और 32 को जो एक अंक छोड़ के लिख देंगे, एक अंक छोड़ के, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। तो 6 और 3 और 6 3 9 और 1 1996, कितना है 1996। और यहाँ जो है 1996 आना, सॉरी 1936 है आना 1936, और 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 4.4 माना था, ये हमने इसे नहीं माना था। तो 1 अंक के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 19.36, जो कि लगभग में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल वो कंप्लीट। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।